हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक कृतिका से हिंदी की बुक की चैप्टर नंबर 5 जो है मैं क्यों लिखता हूँ। इनके जो लेखक हैं वो है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने इस चैप्टर में अपने ही क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अज्ञेय जी लिखते हैं कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी जान पड़ता है, लेकिन ये बहुत कठिन भी है, यानी बहुत हार्ड भी है, क्योंकि इसका जो ट्रू आंसर है, सच्चा आंसर जो है, वो लेखक के आंतरिक जीवन की बातों से ही संबंध रखता है। क्योंकि ये जो ट्रू आंसर है वो किसी भी लेखक के आंतरिक जीवन की बातों से संबंध रखता है, इसलिए उनको ब्रीफ में यानी संक्षेप में कुछ सेंटेंसेस में यानी कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, ना जाने ये पॉसिबल भी है या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि वो जो भी आंतरिक जीवन की बातें हैं उनमें से कुछ को स्पर्श किया जाए, यानी कि उनको महसूस करके उनको लिखा जाए, विशेष रूप से ऐसी बातों को जिन्हें जानना दूसरों के लिए यूज़फुल हो सकता है, मतलब उपयोगी हो सकता है। अब आगे लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि एक आंसर तो ये भी है कि मैं इसलिए लिखता हूँ, यानी जो लेखक हैं अज्ञेय जी, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो खुद जानना चाहते हैं कि आखिर वो लिखते क्यों हैं। बिना लिखे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता है। हकीकत में यही एक सच्चा आंसर है। जब कोई लेखक लिखता है तब वो लिख कर के ही अपने भीतर की व्यवस्था को पहचानता है जिसकी वजह से उसने लिखा, और लिखकर ही वो उससे फ्री हो जाता है, मतलब कि मुक्त हो जाता है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर आपके दिल में कुछ भी हो तो आप लिख दो। ऐसा करने से आपकी जो बोझ है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह से लेखक भी यहाँ यही कह रहे हैं कि लिख करके ही लेखक जो है अपने भीतर की व्यवस्था को पहचानते हैं, जिसके कारण वो लिखते हैं और लिखकर ही वो उससे फ्री हो पाते हैं। अब आगे लेखक लिखते हैं कि मैं भी उसी आंतरिक व्यवस्था से फ्री होने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए दृढ़ होकर यानी तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए ही लिखता हूँ। उनका कहना है कि मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। यहाँ पर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृतिकार किसे कहते हैं। ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो कला होती है लिखने की वो शायद ही किसी किसी में होती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, यानी जो लेखक होते हैं वो कुछ भी लिखते हैं, लेकिन कला के साथ सभी लेखक नहीं लिख पाते हैं। इसलिए सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, यानी ना ही उनका जो भी लेखक है उनका जो भी लिखा होता है वो ना ही कला होता है। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं, ठीक है, यानी जिनमें कला होता है, जो कला का यूज़ करके लिखते हैं, उनका कहना है कि ये ऐसे ही लेखक इसीलिए लिखते हैं ताकि वो अपने लेखन को का कला यानी कि वो जो लेखक हैं वो अपने कला का इस्तेमाल करते हुए लिखे। ये ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद यानी पॉपुलर हो जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, जैसे कि हो गया संपादक के आग्रह से, या फिर हो गया प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। यानी कि कोई अगर न्यूज़पेपर में काम करते हैं, न्यूज़पेपर छपने की जगह पर अगर काम करते हैं, तो वहाँ पर संपादक जो कहते हैं उनकी रिक्वेस्ट पर कोई लिखते हैं, ठीक है, और प्रकाशक जो कहते हैं उनके वजह से लिखते हैं, या फिर अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी लिखते हैं। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है। यानी यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं
कि जो कृतिकार है यानी जो लेखक है, जो कला के द्वारा लिखता है, कला का यूज़ करके लिखता है, वो हमेशा अपने सामने ईमानदारी से ये डिफरेंस बनाए रखता है, ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी ऐसी कला है जो अंदरूनी, जो भीतर मन का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का, यानी जो खुद से लिखा जाता है, जो मन के अंदर की जो बात है वो लिखा जाता है, और कौन से बाहरी जो दबाव है, जैसे कि कोई संपादक का दबाव, प्रकाशक का दबाव, आर्थिक आवश्यकता का दबाव, यानी कि उसका दबाव होने पर लिखते हैं। यानी दोनों में वो भेद बनाए रखते हैं। दूसरी ये भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्ती बन जाता है। यानी वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बाहर का दबाव है हकीकत में वो दबाव नहीं होता, वो एक वजह होती है जिससे कि मन के अंदर की जो प्रकाश है उसको बाहर निकालने का एक कारण बन जाता है। जो हमारे अंदर जो कला बैठी होती है लिखने की, वो उसी की वजह से बाहर आती है और हम लिखते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, यहाँ पर जो कृतिकार होते हैं उनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, और उनका जो अपना अनुशासन होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कुछ ऐसे आलसी भी होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की विवशता जाहिर होती है, स्पष्ट होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे सुबह सुबह नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इसी तरह हकीकत में कृतिकार जो है वो बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। यानी कि जो कृतिकार होते हैं वो बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, बस वो बाहरी दबाव को एक सहायक यंत्र की तरह यूज़ करते हैं जिससे कि जो भौतिक चीज़ें हैं उससे उनका संबंध बना रहे। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। फिर आगे वो कहते हैं कि यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, अंदरूनी जो व्यवस्था है वो क्या होती है, इसे बखानना बड़ा हार्ड है। क्या वो नहीं होती ये बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका जो एग्ज़ाम्पल है दिया जा सकता है, कदाचित वही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर लेखक अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कविता की चर्चा कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी जो रेगुलर पढ़ाई है उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। जब आप साइंस पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त अणु क्या होता है इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, एटम किसे कहते हैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो लेखक हैं उसी के बारे में यहाँ पर अपनी कहानी कह रहे हैं, कविता की चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का जो किताबी या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वो हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े। अणु बम मीन्स एटम बम, और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा, यानी कि उससे क्या इफेक्ट पड़ा उस जगह। इस तरह उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था, यानी जो दुरुपयोग हुआ था बॉम्ब का, तो उससे जो बुद्धि है वो तो विद्रोह करेगी ही, यानी जो अकल है वो कहेगी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो आगे लिखते हैं, मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। लेखक का कहना है कि जब वो युद्ध
में उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो सैनिक हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक रहे थे तो बहुत सारी मछलियाँ मर जाती थी, जबकि उन्हें ज़रूरत बहुत कम की होती थी। और जीव के इस लॉस से यानी अपव्यय से जो दर्द था, जो वेदना थी, वो भीतर उमड़ी थी। किसके? लेखक के। उसे एक सीमा तक जो अणुबम, जो एटम बम के जरिए जो विनाश हुआ था, जीव नाश हुआ था, उसको वो फील कर सकते थे। यानी वो कह रहे हैं कि इससे तो मैं इसका अनुभव तो कर ही सकता था। आगे वो कहते हैं कि जापान जाने का मौका मिला तब वो हिरोशिमा भी गए और वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल्स में देखा जहाँ पर रेडियम पदार्थ से जो घायल हुए थे लोग, वो सालों से बहुत तकलीफ़ में थे, सालों से कष्ट पा रहे थे। लेखक कहते हैं कि इस तरह से फील भी हुआ, पर जो फीलिंग जो है वो उससे ज़्यादा अनुभूति गहरी चीज़ है। कम से कम कला का यूज़ करके लिखने वालों के लिए यानी कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, यानी कि जो घटित हुआ उसको हम फील कर सकते हैं, बट अनुभूति जो है वो संवेदना और कल्पना के सहारे वो सच्चाई को आत्मसात कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित ही नहीं हुआ है, जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वो अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर वो लिखते हैं, तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तुरंत उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, यानी रुक गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटक गई या उस व्यक्ति पर पड़ी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इसी प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। यानी कि लेखक का कहना है कि जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर है और पत्थर में एक कृति है, यानी एक छाया है जो एक मनुष्य की तरह है। उनका कहना है कि कोई एटम बम से बचने के लिए वो इनसे पत्थर से सटा होगा, तो जैसे ही एटम बम गिरी होगी तो उसकी जो किरणें हैं वो मनुष्य पर पड़कर उसे भाप बनाकर उड़ा दी, और जो आसपास के पत्थर है उन पर जब किरणें पड़ी तो पत्थर भी काले हो गए, जिससे कि ये जो छाया है वो मनुष्य की हो गई। आगे वो लिखते हैं, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूरज सा उगाया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में, उस मोमेंट में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया और लेखक को ऐसा लगा जैसे वो खुद ही हिरोशिमा में जब विस्फोट हुए थे उस वक्त के वो भोक्ता बन गए। इसी में से वो विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर, यानी रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने हिरोशिमा के ऊपर एक कविता लिखी। ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे निकट वो सच्चाई है, क्योंकि वो अनुभूति प्रसूत का मतलब उत्पन्न है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।